एक ऐसी क्रांति जिसने राजा शब्द का मतलब ही बदल कर रख दिया। एक ऐसी चिंगारी जिसने सिर्फ एक देश को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं फ्रांसीसी क्रांति की। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर सदियों से चली आ रही राजशाही कुछ ही महीनों में ताश के पत्तों की तरह कैसे ढह गई। चलिए इस बड़ी उथल-पुथल के पीछे की असली कहानी को समझते हैं। तारीख थी 14 जुलाई 1789। पेरिस की हवा में बारूद और गुस्से की महक घुली हुई थी। हजारों की एक बेकाबू भीड़ बास्तील के किले पर धावा बोल देती है। ये किला शाही जुल्म का सबसे बड़ा निशान था। तो समझिए, ये सिर्फ एक जेल पर हमला नहीं था। नहीं, ये तो सदियों से हो रहे अन्याय के खिलाफ एक खुला ऐलान जंग था। यहीं से बजा क्रांति का बिगुल। तो फिर वही सवाल कि एक साम्राज्य जिसकी जड़ें सदियों पुरानी थीं, वो आखिर इतने भयानक तरीके से कैसे बिखर गया? इस तबाही के बीज बोए कहाँ गए थे? इसका जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, उस दौर में जब क्रांति की आग सुलगनी शुरू ही हुई थी। देखिए, क्रांति की आग कोई एक रात में नहीं भड़की थी। इसकी चिंगारियां तो 18वीं सदी के फ्रांसीसी समाज की गहरी दरारों में बहुत पहले से सुलग रही थी। एक ऐसी व्यवस्था थी उस वक्त जिसे प्राचीन राजतंत्र या ओल्ड रिजीम कहते थे। उस वक्त का फ्रांसीसी समाज समझिए कि एक उल्टे पिरामिड जैसा था। सबसे ऊपर कौन? पादरी और कुलीन वर्ग, आबादी का बस एक छोटा सा हिस्सा। लेकिन सारी जमीन, सारी दौलत, सारे ऐशो आराम इनके पास। और इस पिरामिड का जो भारी भरकम बेस था, वो था तीसरा एस्टेट। मतलब देश की लगभग 90% आबादी और देश के सारे टैक्स का बोझ इन्हीं के कंधों। उस दौर में जो शोषण हो रहा था उसे समझने के लिए शायद शब्दों की जरूरत ही नहीं है। ये कार्टूनी काफी है। ये तस्वीर उस समय की कड़वी सच्चाई को बिना कुछ कहे सब कुछ बता देती है। ये कार्टून असल में आम लोगों के दिल की बात कह रहा था। वो खुद को एक बेबस मक्खी की तरह महसूस करते थे, जो कुलीन वर्ग यानी अमीरों की मकड़ी के जाल में फंस चुकी है, और ये मकड़ी बस उनका खून चूस रही है और कुछ नहीं। ये चार्ट तो आर्थिक नाइंसाफी की पूरी कहानी साफ साफ दिखा रहा है। जरा सोचिए, देश चलाने का 100% खर्च पूरा का पूरा तीसरे एस्टेट से वसूला जा रहा था, और वो लोग जिनके पास सबसे ज्यादा जमीन और दौलत थी, मतलब पादरी और कुलीन, वो अपनी जेब से एक फूटी कौड़ी भी टैक्स में नहीं देते थे। और मजे की बात देखिए, इतना टैक्स वसूलने के बाद भी सरकार खुद कंगाल होने की कगार पर थी। क्यों? क्योंकि अमेरिकी क्रांति जैसे महंगे युद्धों में पैसा पानी की तरह बहाया गया था। नतीजा ये हुआ कि फ्रांस पर 10 अरब लिवरेज से भी ज्यादा का कर्ज चढ़ गया। ये इतनी बड़ी रकम थी कि उस जमाने में कोई सोच भी नहीं सकता था। और ये आर्थिक तंगी सिर्फ सरकारी खातों में नहीं थी, ये तो हर घर की कहानी बन चुकी थी। जब फसलें खराब हो जाती तो रोटी के दाम आसमान पर पहुंच जाते, और रोटी ही तो गरीबों का पेट भरती थी। तो बस भुखमरी होती, फिर दंगे होते, और ये एक ऐसा चक्कर बन गया था जिससे लोग बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे, बार बार अंधेरे में धकेले जा रहे। लेकिन एक बात है, क्रांति सिर्फ भूखे पेट से नहीं होती, उसे विचारों की आग भी चाहिए। और 18वीं सदी के फ्रांस में ठीक यही हो रहा था। वहां के सैलून, कैफे, हर जगह पैम्फलेट्स के जरिए नए नए विचार आग की तरह फैल रहे थे। इसी तीसरे एस्टेट के अंदर से एक नई ताकत पैदा हो रही थी। ये था मिडिल क्लास, व्यापारी, वकील, पढ़े लिखे लोग। इनके पास पैसा भी था, दिमाग भी था, लेकिन एक चीज इनके पास नहीं थी, वो थी इज्जत और पावर। क्यों? क्योंकि वो ऊंचे खानदान में पैदा नहीं हुए थे। तो उनके सारे सपने, सारी काबिलियत इस पुरानी व्यवस्था की दीवारों से टकराकर टूट रहे थे। और ठीक इसी समय जॉन लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू जैसे बड़े बड़े विचारकों की बातें हवा में गूंज रही थीं। उन्होंने सीधे सीधे राजा के भगवान की मर्जी से राज करने वाली बात पर ही सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि असली पावर राजा के पास नहीं बल्कि जनता के पास होती है। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं थीं, ये तो वो बौद्धिक डायनामाइट थे जो पुरानी व्यवस्था की नींव को ही उड़ाने वाले थे। ये जो बात कही गई है ये उस पढ़े लिखे मिडिल क्लास के दिल का दर्द है। मतलब सिस्टम ने उन्हें पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया, लेकिन उनके टैलेंट को दिखाने का कोई मौका ही नहीं दिया। और यही जो एक एक इंसान की फ्रस्ट्रेशन थी वो बहुत जल्द एक बड़ी सामूहिक क्रांति की आग बनने वाली थी। तो अब देखिए, स्टेज पूरी तरह से सेट था। एक तरफ समाज था जो बटा हुआ था, दूसरी तरफ सरकार थी जो कंगाल हो चुकी थी, और हवा में क्रांतिकारी विचार तैर रहे थे। अब बस एक चिंगारी की देर थी, और वो चिंगारी लगी साल 1789 में।
साल 1789 में तो घटनाएं इतनी तेजी से बदलीं कि यकीन करना मुश्किल है। सोचिए, मई में राजा नए टैक्स के लिए एक मीटिंग बुलाता है। जून आते आते तीसरा एस्टेट खुद को ही देश की नेशनल असेंबली घोषित कर देता है। जुलाई में बास्तील का किला ढह जाता है और अगस्त तक सदियों पुरानी सामंत व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंका जाता है। बस कुछ महीने और फ्रांस का नक्शा हमेशा के लिए बदल गया। सारा झगड़ा असल में वोटिंग के तरीके को लेकर था। राजा और अमीर लोग चाहते थे कि हर एस्टेट का बस एक वोट हो। ये तो एक फिक्स मैच जैसा था जिसमें वो हमेशा 2-1 से जीत जाते। लेकिन तीसरे एस्टेट ने एक ऐसी मांग रख दी जो सब कुछ बदल सकती थी। हर आदमी का एक वोट। ये एक ऐसी मांग थी जो सत्ता का पूरा खेल ही पलट देती। और जब राजा ने उनकी ये मांग मानने से इनकार कर दिया, तो तीसरे एस्टेट ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब से वही फ्रांस की असली नेशनल असेंबली हैं। जब उन्हें मीटिंग हॉल से बाहर निकाल दिया गया, तो वो पास के एक टेनिस कोर्ट में जमा हुए और वहां कसम खाई कि जब तक फ्रांस के लिए नया संविधान नहीं बना लेते, वो यहां से नहीं हटेंगे। ये राजा को दी गई एक सीधी सीधी चुनौती थी। तो ये क्रांति सिर्फ पुरानी दुनिया को तोड़ने के लिए नहीं थी, बल्कि इसका मकसद एक नई दुनिया बनाना भी था। एक ऐसी दुनिया जिसकी नींव आज़ादी और बराबरी जैसे सिद्धांतों पर रखी जानी थी। और इस नई दुनिया की बुनियाद बना एक डॉक्यूमेंट, पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। पर यह सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो मॉडर्न ह्यूमन राइट्स के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। इसका पहला ही आर्टिकल किसी धमाके से कम नहीं था। उसमें लिखा था, इंसान आज़ाद पैदा होता है, आज़ाद रहता है और अधिकारों में बराबर होता है। सोचिए, सिर्फ एक लाइन में हजारों साल से चली आ रही जन पर आधारित ऊंच नीच को खत्म कर दिया गया। ये एक ऐसा आइडिया था जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देनी थी। पर एक सवाल था, ये बड़े बड़े विचार उन आम लोगों तक कैसे पहुंचेंगे जो पढ़ना लिखना नहीं जानते? जवाब था सिंबल्स के जरिए, यानी शक्तिशाली प्रतीकों के जरिए। एक ऐसा समाज जहां ज्यादातर लोग अनपढ़ थे, वहां क्रांति ने अपने एक अलग ही जबान में बात की, और वो जबान थी सिंबल्स की। जैसे कि टूटी हुई जंजीरें, इसका मतलब सीधा था, गुलामी अब खत्म। या फिर वो लाल टोपी जिसे कभी आज़ाद हुए गुलाम पहना करते थे, अब वो हर नागरिक की आज़ादी का सिंबल बन गई। तो इन सिंबल्स ने क्या किया? उन्होंने आज़ादी और बराबरी जैसे बड़े बड़े आइडियाज़ को एक ऐसी शक्ल दी जिसे हर कोई, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, आसानी से समझ सकता था। तो आखिर में फ्रांसीसी क्रांति ने हमें दिया क्या? ये सिर्फ फ्रांस की कहानी बनकर नहीं रह गई। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, यानी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये 3 शब्द सिर्फ एक नारा नहीं थे। ये वो आदर्श बन गए जिनसे दुनिया भर में लोकतंत्र को और मानवाधिकारों की लड़ाई को प्रेरणा मिली। और ये प्रेरणा आज भी कायम है। और यहीं पर ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। फ्रांसीसी क्रांति की कहानी एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है कि जब नाइंसाफी और गैर बराबरी अपनी हदें पार कर जाती हैं, तो बदलाव की ताकत को कोई नहीं रोक सकता। तो क्या ये सोचने पे मजबूर नहीं करता कि जब कोई सिस्टम अपने ही लोगों के खिलाफ हो जाए, तो क्या क्रांति का होना इतिहास का एक जरूरी और अटल नियम बन जाता है?